नाम बड़े दर्शन छोटे। मैं दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाते, इसलिए मैं घर के पास ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमारा सरल सा जीवन था। मैं रुचिका 8वीं कक्षा में थी। मैं हर दिन स्कूल से आते जाते एक बहुत ही बड़े से आलीशान घर को देखा करती थी और सोचा करती थी कि शायद एक दिन ऐसा ही मेरा घर भी होगा, जहां मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगी। मेरी मां आनंदी हमेशा ही घर के कामों में लगी रहती थी। वो बहुत ही साधारण तरीके की औरत थी। मेरे पिता अनूप ज्यादातर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहा करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। एक दिन स्कूल से घर आते हुए मैंने देखा कि उस आलीशान घर में किसी तरीके की पार्टी चल रही है। जोर जोर से गाने बजाने की आवाज आ रही थी। सजावट इतनी सुंदर थी कि देखते ही बस दिल खुश हो जाए। अपना बस्ता कंधे पर लादे मैं 5 मिनट तक खड़ी उस घर को देखती रही और सोचती रही कि आखिर जो बाहर से इतना सुंदर दिखता है वो अंदर से कितना सुंदर होगा, और इसमें रहने वाले लोग तो इस घर से भी ज्यादा सुंदर और अच्छे होंगे। मैं ये सब खड़ी सोच रही थी कि तभी वहां मेरी मां आ गई और उन्होंने मेरे सर पर प्यार से एक टपली मारते हुए कहा, मैं टुकुर टुकुर उस घर को क्यों देख रही हूं? मैंने अपनी मां की तरफ देखकर मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा। घर आकर मैंने कपड़े बदले और मेरी मां ने मुझे खाने के लिए खाना दिया। खाना खाते खाते भी मेरी नजरों के आगे बार बार वही आलीशान घर घूमे जा रहा था। दिल तो कर रहा था कि भागकर मैं एक बार उस घर के अंदर चली जाऊं और देख कर आऊं कि क्या हो रहा है। सोचते ही सोचते मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी मेरी मां ने पूछा कि आखिर बात क्या है। तभी मैंने अपनी मां को अपनी उस घर के भीतर जाने वाली उत्सुकता के बारे में बताया। मेरी मां ने बड़े ही प्यार से मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और मुझसे कहा कि चादर जितनी हो बेटा उतने ही पैर पसारने चाहिए। मां की ये बात उस वक्त मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई, लेकिन उस बात का असली मतलब क्या था ये शायद मुझे आने वाले वक्त में पता चलने वाला था। मेरे पेपर के दिन आ गए थे। मैं पूरा मन लगाकर जोर शोर से अच्छे नंबरों के लिए पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पढ़ते हुए भी जब कभी मेरे दिमाग में उस घर का ख्याल आता तो मानो एकदम से मेरा दिमाग सारी चीजों को भूल जाया करता। एक दिन मैं ऐसे ही जब पेपर देकर घर आ रही थी तब मैंने देखा कि उस आलीशान घर में से 50 से 60 साल के बीच की उम्र का आदमी, जिसने गले में एक अच्छी मोटी सोने की चैन पहनी हुई थी, सफेद रंग का कुर्ता और उसके ऊपर काले रंग का ब्रश कोट पहना हुआ था, हाथों में महंगी घड़ी और पैरों में चमचमाते हुए काले जूते, जैसे किसी ने अभी अभी शोरूम से निकालकर पैरों में डाल दिए हों। साथ ही में एक नौकर छाता लेकर उनके सिर पर छाया कर रहा था। उन्हें देखते ही पता चल रहा था कि हो न हो उस आलीशान घर के मालिक वही हैं। इतने सालों में मैंने पहली बार उनकी शक्ल देखी थी। उनको देखते ही आसपास से गुजरने वाले लोग हाथ जोड़कर उन्हें दुआ सलाम कर रहे थे। सेठ लोगों की दुआ सलाम का जवाब देकर गाड़ी में बैठ गया और मैं बस देखते और देखते रह गई थी। जिस तरीके से सेठ लोगों से मिल रहा था ये देखकर लग रहा था कि उसके दिल में कितनी नेकी भरी हुई है। वो हर एक को इतने प्यार से मुस्कुराकर सलाम, नमस्ते सब कुछ बोल रहा था। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि चलो जैसा घर है मालिक भी बिल्कुल वैसा है। खुश होती हुई मैं अपने घर पहुंची और घर जाते ही मैंने अपनी मां को सब कुछ बताया। तभी मेरी मां ने मुझे बोला कि मैं उस घर और उस घर के मालिक के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। मुझे इन सारी चीजों से ध्यान हटाकर अपने पेपर की तैयारी में लगना चाहिए। वैसे मां का कहना भी गलत नहीं था।
मेरे पेपर खत्म हो गए थे और मुझे रिजल्ट आने का इंतजार था। रिजल्ट आने में अभी 10 से 15 दिन बाकी थे। मैं घर पर अपनी छुट्टियों का खूब आनंद ले रही थी। सुबह देर से उठ रही थी और अपनी पसंद का खाना खा रही थी। सुबह जब मैं अपने घर की बालकनी में बैठी हुई आती जाती गाड़ियों को निहार रही थी, तभी हमारे घर के पड़ोस वाले घर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागकर मां के पास गई तो देखा कि मां घर पर नहीं है। तभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग भागते हुए हमारे पड़ोस वाले अंकल शर्मा जी के घर जा रहे थे। 10 से 15 मिनट के अंदर ही शर्मा जी के घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतनी भीड़ में मुझे मां भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं घर पर ही अपनी बालकनी से लटक कर बाहर का सारा नजारा देख रही थी। कुछ वक्त बाद मेरी मां घर पर आई और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी मैंने मां से सवाल किया कि क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? मां ने बताया कि शर्मा अंकल के बहू बेटे ने खुद को फांसी लगा ली है। इस बात को सुनते ही तो मानो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि शर्मा अंकल के बहू बेटा दोनों ही बहुत अच्छे थे। मैं अक्सर ही शर्मा अंकल के घर जाया करती थी और उनके बहू बेटा मुझे खूब लाड़ प्यार किया करते थे। मां ने मुझे घर पर रहने को कहा और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर दिया। काफी वक्त बाद मां घर आई। पिताजी भी उस दिन काम से जल्दी आ गए थे और वो भी आते ही सीधा शर्मा अंकल के घर चले गए थे। रात को मां ने मुझे खाना खिलाकर मेरे कमरे में भेज दिया, जिसके बाद मां और पिताजी आपस में बात कर रहे थे कि शर्मा जी के बहू बेटे ने अपने घर को गिरवी रखकर किसी साहूकार से कर्ज लिया था और वो पाई पाई करके उस कर्ज को चुका भी रहे थे, लेकिन फिर भी उस साहूकार ने उनके घर को हथिया लिया था। अब शर्मा अंकल को अगले 1 हफ्ते में उस घर को खाली करना था। साथ ही साथ उस साहूकार ने शर्मा जी के बहू के साथ कुछ गलत करने की भी कोशिश की थी और वीडियो बना लिया था। जमाने की बदनामी और अपना घर खोने के गम में शर्मा अंकल के बहू बेटे ने फांसी लगा ली थी। कमरे की दीवार की चौखट से लगी हुई छुप छुप कर मैं ये सारी बातें सुन रही थी। मां पापा को मेरे ये सब सुनने की खबर नहीं थी। पिताजी मां को समझाते हुए बोल रहे थे कि आजकल किसी पर भरोसा करने का तो जमाना ही नहीं है। लोग पैसे देने के नाम पर हमसे क्या मांग ले, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम जितना कमाते हैं उसी में संतुष्टि कर लेनी चाहिए। कुछ ज्यादा पाने की चाहत में अपने परिवार और अपनी खुशियों को ऐसे आग नहीं लगानी चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। सारी रात एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेरा हुआ था। मुझे बार बार शर्मा अंकल के बहू बेटे का चेहरा याद आ रहा था। दोनों कितने अच्छे थे, लेकिन बेचारों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बहू बेटे के जाने के बाद शर्मा अंकल को भी उनके घर से धक्के देकर निकाल दिया गया और शर्मा अंकल हमेशा के लिए अपने गांव चले गए। उनका हंसता खेलता परिवार कैसे 1 हफ्ते के अंदर ही टूटकर चकनाचूर हो गया। जितनी बार भी मुझे ये बात याद आती, मेरी आंखें भर आती। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं उस बात को भी धीरे धीरे भूलने लगी। मेरे पेपर का रिजल्ट भी आ गया था और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गई थी और अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई भी अच्छे से कर रही थी। अब मेरा फिर रोज स्कूल से घर आना और घर से स्कूल जाना और उस आलीशान घर को जी भर के निहारना फिर से शुरू हो गया था। एक दिन जब मैं अपनी मां के साथ उस घर के सामने से गुजर रही थी, तब मैंने फिर से उस सेठ को उस घर से निकलते हुए देखा। मैंने मां का हाथ पकड़कर उन्हें उस तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो उस बंगले के सेठ हैं और वो बहुत दयालु और बहुत नेक हैं। मां ने कहा कि तुम्हें ये सब किसने कहा? तो मैंने कहा कि मैंने उन्हें देखा है और जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, उनके बर्ताव से ही पता चल रहा था कि वो बहुत नेक दिल हैं।
माँ भी उन्हें पहली बार ही देख रही थी। तभी सामने से चलकर आती हुई मेरी सहेली राधिका की मम्मी सीमा नजर आती हैं। सीमा की मेरी माँ से अच्छी दोस्ती थी। वो आकर हमारे पास रुक गई। सीमा आंटी माँ से बात कर रही थी और मेरा ध्यान उस आलीशान घर में लगा हुआ था। वो सेठ अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। तभी सीमा आंटी की नजर उस सेठ पर गई और सीमा आंटी ने माँ का और मेरा हाथ कस करके पकड़ा और हमें वहां से थोड़ा दूर ले आई। माँ ने पूछा कि ऐसे अचानक से उन्होंने हम माँ बेटी का हाथ पकड़कर क्यों खींचा। तभी सीमा आंटी ने बताया कि वो सेठ नीयत का बहुत बुरा है, इसलिए वो उन दोनों को वहां से ले आई। इसके बाद मेरी माँ ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्हें देखकर तो लग रहा है कि वो बहुत ही मिलनसार आदमी है। इसके आगे जो सीमा आंटी ने बताया उसे सुनकर तो मानो जैसे एक पल को मुझे मेरे कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। सीमा आंटी ने बताया कि वो सेठ दिखने में जितना अच्छा और ईमानदार लग रहा है, असल में वो उतना ही बड़ा और क्रूर इंसान है। सीमा आंटी ने बताया कि शर्मा अंकल के बहू बेटे ने जिस साहूकार से कर्ज लिया था और जिसने उनके घर को हत्याया है, वो और कोई नहीं बल्कि वही आलीशान घर का सेठ है। और इस सेठ ने शर्मा अंकल की बहू के साथ गलत करने की भी कोशिश की थी। और ये कोई नई बात नहीं थी। उस सेठ को मोहल्ले की जो औरत अच्छी लगती थी, वो जबरदस्ती उसे उठाकर अपने पास बुला लिया करता था और किसी भी तरीके से उसके परिवार को अपने जाल में फंसाकर वो अपनी मन मर्जी से सारी चीजें करवाया करता था। ये सारी बातें जानकर मेरे और मेरी माँ के होश उड़ गए थे। बातें करते करते हम सीमा आंटी के साथ मेरे घर तक आ गए थे। माँ ने सीमा आंटी को घर के अंदर बुलाया और सीमा आंटी अभी भी सेठ के बारे में बताती ही जा रही थी। सीमा आंटी ने यह भी बताया कि सेठ जिस आलीशान घर में रहता है वो भी उसका खुद का नहीं है। दरअसल वो सेठ तो वहां पर काम किया करता था, लेकिन जिस मालिक का असल में वो घर था, सेठ ने धोखे से उस मालिक को खाने में जहर मिलाकर दे दिया और उसके जाने के बाद आलीशान घर को अपने नाम करवा लिया। और तब से लेकर अब तक वही उस घर का मालिक बनकर घूम रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरी माँ सीमा आंटी को बताने लगी कि आज के जमाने में सच में किसी पर भी एतबार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कब कौन हमारे साथ क्या कर जाए किसी का पता नहीं है। बातों ही बातों में माँ ने मेरा भी जिक्र किया और बताया कि मुझे वो आलीशान घर बहुत ज्यादा पसंद है और कई बार मैं उसमें जाने की जिद भी कर चुकी हूं। तभी सीमा आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से मुझे कहा कि बेटा, वो घर बस छलावा है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उस घर की असलियत और वहां रहने वाले लोगों का असली चेहरा अब तुम्हें मालूम पड़ गया है। अब से तुम कभी भी उस घर की तरफ आंखें उठाकर भी मत देखना और कभी गलती से भी सेठ या फिर वो घर तुम्हारी नजरों के सामने आ जाए तो अपनी सीमा आंटी की सारी बातें को याद कर लेना। मैं सीमा आंटी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। माँ ने चाय बनाई और सीमा आंटी और मैंने सबके साथ बैठकर चाय पी। सीमा आंटी वहां से चली गई। शाम को जब पापा घर पर आए तो सीमा आंटी की कही सारी बातें माँ ने पापा को भी बताई और पिताजी ने भी मुझे खूब समझाया। उस दिन के बाद से एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई कि अक्सर जो चीजें हमारी नजरों को अच्छी लगती हैं वो वास्तव में अच्छी हैं या नहीं, ये चीज हमें बिल्कुल उसके करीब जाकर पता चलती है। हर चमकती हुई चीज कभी सोना नहीं बन सकती है। कुछ चीजें जीवन में बस दिखावटी तौर पर ही अच्छी लगती हैं। अब मैं जब भी स्कूल जाया करती तो मैं उस घर की तरफ नहीं देखा करती थी, क्योंकि अब मैं सारी असलियत से वाकिफ हो चुकी थी। अब उस घर के अंदर जाने वाली चाहत मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। घूम फिर के सारी बात यहीं आकर खत्म हो रही थी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, जिसे मैं हमेशा अपना सपना समझकर देखती थी, असल में
वो बस एक कांच का महल था जो किसी के पत्थर मारने पर टूट गया था। लेकिन उस पत्थर से जो घाव मुझे मिला था वो मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा सबक था। और अब मैं फिर कभी शायद अपने जीवन में ऊपर ऊपर से चीजों को देखकर उनके बारे में कभी भी अपनी राय नहीं दिया करूंगी और हमेशा चीजों को अच्छे से जांच परख करने के बाद ही उनका कोई निर्णय लिया करूंगी।